परवरिश पर उठते सवाल। एक दर्द भरी कहानी। बंद कमरे के अंदर से लगातार मारपीट और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। देविका जी लगातार बाहर से कमरे का दरवाज़ा पीट रही थीं। बहू का चिल्लाना उनका कलेजा चीर रहा था। राकेश बेटा, भगवान के लिए छोड़ दे बहू को, इतना मत मार उसे कि वो मर ही जाए। क्यों हैवान बनता जा रहा है तू? ये मत भूल वो माँ बनने वाली है। बेटा शांत हो जा और बाहर आ जा। मेरी बात मान ले बेटा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने पर भी जब राकेश ने दरवाज़ा नहीं खोला तो देविका जी हार कर सिर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और राकेश पैर पटकता हुआ सीधा घर से बाहर निकल गया। उसको पसीने से लथपथ, गुस्से से लाल हुआ चेहरा देख देविका जी के मुंह से एक शब्द ना निकला। इस हैवान ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, सोचते हुए वो कमरे में गईं। वहाँ का नज़ारा देख उनका कलेजा मुंह में आ गया। गुंजन निढाल सी जमीन पर पड़ी थी। उसके सर और नाक से खून बह रहा था। उसके शरीर पर पड़े चोटों के निशान देखकर देविका जी का कलेजा सूख गया। उन्होंने गुंजन का सर अपनी गोद में रखकर उसे पानी पिलाने लगी, लेकिन पानी भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। देविका जी ने तुरंत फ़ोन करके एक जान पहचान के डॉक्टर को घर बुलाया। बड़ी मुश्किल से गुंजन को होश आया। तब देविका जी की जान में जान आई। डॉक्टर देविका जी के परिचित के थे और राकेश की आदतों को भी अच्छी तरह से जानते थे। देविका जी, आपकी बहू शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। ऊपर से इसे इस तरह पीटा गया है कि इसके पेट में पल रहे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आप राकेश को समझाती क्यों नहीं? वो तो हमारी पुरानी जान पहचान है। तो मैं आपका कहना टाल नहीं सका और आपके घर आ गया, वरना ऐसे मामले में पहले हम पुलिस से संपर्क करते हैं, तब इलाज होता है। आगे से ऐसा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ये आखिरी बार है जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, याद रखिएगा। डॉक्टर गुस्सा होकर बोले। गुंजन की ड्रेसिंग कर और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर चले गए। देविका जी ने गुंजन को सीने से लगा लिया और गुंजन भी उनसे लिपट कर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैं नहीं रह सकती राकेश के साथ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जी चाहता है जहर खाकर अपनी जान दे दूं। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। और सुन बेटा, इस बारे में अपने ससुर जी से कुछ मत कहना, ठीक है? अभी वो बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तू तो जानती है ना उनका गुस्सा, उन्हें पता चला तो राकेश को वो मार ही डालेंगे। घर में और कलेश नहीं होना चाहिए। बेटा तू समझ रही है ना? भोली गुंजन ने एक छोटी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला दिया और फिर से देविका जी के लिपट गई। देविका जी गुंजन का सर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगीं। दवाई के असर से कुछ ही देर में गुंजन को नींद आ गई। उसी समय देविका जी के पति सुधाकर जी बाजार से लौट आए। अरे देविका, ये क्या हो गया हमारी बहू को? गुंजन की हालत देखकर सुधाकर जी चिल्लाते हुए बोले। वो कुछ नहीं जी, बहू का पैर फिसल गया तो वो गिर गई थी। देखो ना कितनी चोट लगी है इसे। देविका जी ने अपने बेटे की करतूतों को छुपाते हुए बोली। ये जवाब सुनकर सुधाकर जी के आंखों में खून उतर आया। वो चिल्लाते हुए बोले, ईश्वर से डरो देविका। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। इस बच्ची की हालत देखकर
कोई अंधा भी कह देगा कि इसे बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया है, और मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे सुपुत्र की ही हरकत है। कहाँ है ये राकेश? आज मैं इसे पुलिस के हवाले करके ही रहूँगा। गुस्से से सुधाकर जी का पूरा शरीर कांप रहा था। कैसी बातें करते हो जी? अपने इकलौते बेटे को पुलिस के हवाले करोगे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? देविका जी ने भी थोड़ा ताव दिखाते हुए बोली। बेटा, बेटा नहीं, हैवान है वो। हैवान? ऐसे कौन से ऐब हैं जो उसमें नहीं है? नशाखोरी, सट्टेबाजी, बस यही जिंदगी है उसकी। ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद ही अच्छे थे देविका। बोलते बोलते सुधाकर जी का गला भर आया। कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, जानते हैं ना कितनी मन्नतों के बाद मेरी गोद भरी थी और राकेश हमारे जीवन में आया था। सुधर जाएगा हमारा बेटा, थोड़ा समय दीजिए उसे। देविका जी बेटे का पक्ष लेते हुए बोली। सुधर जाएगा? पिछले 10 सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर गलतियों पर पर्दा डाला है। देविका, तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है कि आज राकेश इस कदर हैवान बन गया है। चलो मान लो मैं और तुम तो उसकी ये हरकतें सह भी लें, क्योंकि वो हमारी औलाद है। लेकिन इस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची का क्या कसूर है? ये राकेश की हैवानियत क्यों सहन करे? सिर्फ इसलिए कि ये उसकी पत्नी है? मैं तो पहले भी राकेश की शादी के पक्ष में नहीं था, पर तुम ही हो जो पीछे पड़ी थी कि राकेश की शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगा। तुम्हारी इन दलीलों के आगे मैं न जाने कैसे झुक गया। गुंजन के लिए मुझे बेहद दुख होता है। देविका, हमारी वजह से इस बिन माँ बाप की बच्ची की जिंदगी नर्क बन गई है। 3 महीने हुए हैं दोनों की शादी हुए, और देखो राकेश ने इसकी क्या हालत कर दी है। गुंजन भी हमारी बेटी जैसी है, हमारे अलावा इसका और कोई नहीं है। इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास राकेश की रिपोर्ट लिखवाने। सुधाकर जी बोले। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए देविका जी ने सुधाकर जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है देविका, आज तुम मुझे मत रोको। एक माँ का फर्ज होता है अपनी औलाद को सही राह दिखाना, ना कि उसकी हर गलती पर पर्दा डालना। याद रखो, माँ ही अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। उसकी गलतियों को सुधार कर उसे सही राह दिखाना माँ का ही फर्ज है। अगर आज भी राकेश की हरकतों पर हमने पर्दा डाला तो ये माँ का अपमान होगा। माँ का अपमान शब्द सुनते ही देविका जी के हाथों से सुधाकर जी का हाथ छूट गया और सुधाकर जी के पैर तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए और थोड़ी ही देर में राकेश को पुलिस पकड़ कर ले गई। और कुछ ही महीनों के बाद गुंजन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और राकेश भी अब पूरी तरह से सुधर चुका था और जेल से बाहर आ गया था और अब पूरा परिवार खुशी खुशी सुखी से रहने लगा। तो दोस्तों, अच्छी परवरिश का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बच्चों की सभी मांगों को पूरा करें, बल्कि अपने बच्चों को सही गलत की सीख देना भी ज़रूरी होता है। उनकी गलतियों को सुधारना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, ना कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालना। दोस्तों, आप सबको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।